नमस्कार। आज हम जासूसी, बदले और कुछ ऐसे हैरत अंगेज ऑपरेशनों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो दुनिया की सबसे मशहूर और रहस्यमयी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक से जुड़ी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोसाद की। सच कहूं तो मोसाद की कहानियां किसी भी स्पाई नॉवल या फिल्म को मात दे सकती हैं। ये हिम्मत, सटीकता और हाँ, कभी-कभी बहुत बड़ी विनाशकारी गलतियों से भी भरी हुई हैं। तो चलिए इस राज की दुनिया के पन्ने पलटते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मोसाद है क्या? इसका पूरा नाम है खुफिया और विशेष अभियानों के लिए संस्थान, और ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसे समझने के लिए हम अमेरिका की CIA से इसकी तुलना कर सकते हैं। मोसाद का मुख्य काम इजराइल की सरहदों के बाहर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देना और आतंकवाद से लड़ना है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, जो दिखाता है कि इसके हर मिशन को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हर बड़ी संस्था का एक आदर्श वाक्य होता है, एक मोटो। मोसाद का मोटो बाइबल की एक कहावत से लिया गया है। इसका मतलब है कि जहां सही सलाह न हो वहां लोग हार जाते हैं, लेकिन जहां बहुत से सलाहकार हों वहां सुरक्षा होती है। जासूसी की दुनिया के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है ना? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए मोसाद जानी जाती है, उसके वो ऑपरेशंस जिन्होंने दुनिया भर में इसकी धाक जमा दी। ये वो मिशन है जिन्होंने इसे एक लेजेंड बना दिया। शायद मोसाद का सबसे मशहूर कारनामा था एडोल्फ आइखमैन को पकड़ना, जो होलोकॉस्ट के मुख्य गुनहगारों में से एक था। देखिए, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक नए देश का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि न्याय होकर रहेगा, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। आइखमैन को ढूंढने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा। वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अर्जेंटीना भाग गया था और वहां अपनी पहचान बदलकर रह रहा था। लेकिन फिर एक जर्मन प्रोसिक्यूटर से एक टिप मिली और मोसाद ने एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया। मई 1960 में एजेंट्स ने उसे ब्यूनस आयर्स की एक सड़क से उठाया, चुपके से इजराइल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और आखिरकार उसे फांसी दे दी गई। इस मुकदमे के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए चीफ प्रोसिक्यूटर गिडोन हॉस्नर के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं। ये सिर्फ एक आदमी को सजा दिलाने के बारे में नहीं था, ये उन लाखों पीड़ितों को आवाज देने के बारे में था जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। अब चलते हैं कोल्ड वॉर के दौर में। एक अलग कहानी, एक अलग मिशन। उस समय सोवियत यूनियन का MiG-21 दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता था। ये एक सुपरसोनिक खतरा था और पश्चिमी देशों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिससे सोवियत देशों को आसमान में एक बड़ी बढ़त हासिल थी। तो मोसाद ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जो बिल्कुल फिल्मी लगता है, ऑपरेशन डायमंड। उन्होंने एक इराकी पायलट मुनीर रेडफा को टारगेट किया, जो अपने कमांडरों से नाखुश था। मोसाद ने उसे न सिर्फ पैसे और नागरिकता ऑफर की, बल्कि एक नामुमकिन सा काम भी कर दिखाया। उसके पूरे परिवार को चुपके से इराक से बाहर निकाल लिया और फिर 1966 में रेडफा अपना MiG-21 उड़ाकर सीधा इजराइल में लैंड कर गया। और पता है, इस अनमोल विमान को इजरायली वायुसेना ने क्या नाम दिया? 007। जी हाँ, जेम्स बॉन्ड वाला 007। इस जेट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की गई और बाद में इसे अमेरिका को भी सौंपा गया, जिससे इजराइल और उसके साथियों को आने वाले कई हवाई हमलों में काफी मदद मिली। लेकिन जैसा मैंने कहा, मोसाद की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। अब हम इसके इतिहास के एक ज्यादा गहरे, एक ज्यादा जटिल अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो बदले की आग में लिखा गया। इसका नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। और इसका मकसद सिर्फ एक था, म्यूनिख का बदला लेना। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक्स के दौरान दुनिया ने एक भयानक आतंकवादी हमला देखा। ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी समूह ने 11 इजरायली एथलीटों और कोचों की हत्या कर दी। इजराइल की प्रतिक्रिया बहुत तेज और साफ थी। मोसाद को हुक्म दिया गया कि इस हमले के लिए जिम्मेदार हर एक शख्स को ढूंढकर खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मोसाद ये सब अकेले नहीं कर रही थी। वे क्लब डी बर्न नाम के एक खुफिया यूरोपियन इंटेलिजेंस ग्रुप का हिस्सा थे।
इस नेटवर्क के जरिए वे फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए यूरोप की दूसरी एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर कर रहे थे। तो यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर यूरोप की एजेंसियां मोसाद को संदिग्धों के ठिकानों और उनकी हरकतों के बारे में जानकारी दे रही थीं, तो क्या वे अनजाने में ही सही इन हत्याओं में भागीदार बन रही थीं? और हकीकत इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है। होता ये था कि यूरोपियन एजेंसियां मोसाद को इंटेलिजेंस देती थी। हत्या होने के बाद वही एजेंसियां पुलिस रिपोर्ट को पूरे ग्रुप के साथ शेयर करती थी, जिसमें मोसाद भी था। इसका मतलब ये हुआ कि हत्यारों को अपनी ही की हुई हत्याओं की जांच के बारे में लाइव अपडेट्स मिल रहे थे। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग था। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड कई सालों तक चला, लेकिन 1973 में ये एक ऐसी तबाही पर आकर रुका जहां मोसाद के कभी गलती न करने का जो मिथ था वो पूरी तरह से टूट गया। टीम का निशाना था अली हसन सलामे, जिसे म्यूनिख हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। लेकिन उन्होंने गलती से अहमद बूचिकी को निशाना बना लिया, जो नॉर्वे में एक वेटर का काम करता था और बस सलामे जैसा दिखता था, एक बेगुनाह इंसान। ये एक विनाशकारी गलती थी। टीम ने बुचिकी को उसकी गर्भवती पत्नी के सामने गोली मार दी। इसके तुरंत बाद नॉर्वे की पुलिस ने कई एजेंट्स को पकड़ लिया और ये पूरा खुफिया ऑपरेशन दुनिया के सामने आ गया। इस एक गलती का अंजाम मोसाद के लिए तबाहकुन था। उन्हें पूरे यूरोप से अपने एजेंट्स को वापस बुलाना पड़ा, सेफ हाउस खाली करने पड़े और अपने काम करने का पूरा तरीका बदलना पड़ा। उनकी साख को बहुत बड़ा धक्का लगा। मोसाद के इन ऑपरेशंस, इन जीतों और इन त्रासदियों ने सिर्फ जासूसी की दुनिया पर ही नहीं बल्कि पॉप कल्चर यानी सिनेमा पर भी एक गहरी छाप छोड़ी है। इन असली घटनाओं पर कई फिल्में बनी हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म म्यूनिख ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड पर ही आधारित है। फिल्म द टेट भी आइकमैन को पकड़ने के मिशन से प्रेरणा लेती है। ये कहानियां आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और यहीं पर हम मोसाद की विरासत से जुड़े एक अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसने अविश्वसनीय काम किए, लेकिन साथ ही साथ गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े किए। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई देश अपने दुश्मनों का शिकार करता है, तो न्याय की रेखा कहाँ खत्म होती है और बदले की कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा।